नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, उससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर होंगे। ये पेपर जो है, इसी तरह का जो पेपर है वो आपके मेन एग्ज़ाम में आएगा। 75 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में और समय आएगा उसका 1.5 घंटा और जिनका उनका जो पूर्णांक है वो है 150 अंक का। हर प्रश्न 2 अंक का है और 1/3 भाग जो है वो माइनस से मार्किंग है कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा। ये इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आपके सामने पहला मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हम जो मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत करेंगे आपके सामने वो सरल से कठिन की ओर होगा। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट जो मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये बिल्कुल सरल भाषा में है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल सरल है। पहला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? कि कौन सी सभ्यता जो है वो बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है? आहड़, गिलुंड, कालीबंगा या फिर बागोर। तो जो बागोर सभ्यता है ये बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है और आहड़ सभ्यता और गिलुंड सभ्यता ये दोनों आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एवं मंत्री कौन था? तो यहाँ समुद्रगुप्त का दरबारी एवं कवि एवं मंत्री बताना है। फाहियान, कालिदास, हरिसेन, वरामिल। तो जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एवं मंत्री था। बाकी जो तीनों विद्वान हैं फाहियान, कालिदास और वरामिल ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में निर्मित प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित ये प्रतिमा है। तो ये है सारनाथ, देवगढ़, अजंता, पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सारनाथ में। यहाँ महात्मा बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में निर्मित प्रतिमा देखने को मिलती है। और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये विष्णु से संबंधित है और ये झांसी उत्तर प्रदेश में ये निर्मित है। अजंता जो है यहाँ 29 गुप्तकालीन गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। और जो पाटलिपुत्र है यहाँ दीदारगंज की चवर धरणी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के काल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी? तो वो किस वंश से संबंधित है कि किस वंश के काल में ये गीत गोविंद की रचना इनके द्वारा की गई थी? चंदेल वंश, सोलंकी वंश, पाल वंश या फिर सेन वंश। तो ये सेन वंश के काल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। चंदेल वंश है ये परमर्दी देव से संबंधित है और परमर्दी देव के जो सामंत थे उनका नाम है आला और उड्डल। सोलंकी वंश है ये सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। यहाँ पर इस सोलंकी वंश पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके यहाँ का जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटा था। पाल वंश जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को नहीं खाने का संकल्प लिया था? तो वो किसके प्रयासों से ये संकल्प लिया गया? महाराणा कुंभा, महाराव शेखा, कन्नड़ देव, रावल रतन सिंह। तो ये महाराव जो शेखा हैं जो कछवा वंश से संबंधित हैं इनके प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को नहीं खाने का संकल्प लिया था। महाराणा कुंभा के काल को स्वर्णिम काल
कहा जाता है। और कन्नड़ देव जो है इससे संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को कन्नड़ देव के समय लूटा था और यहाँ पर जो शिव का शिवलिंग था उसके भी अलाउद्दीन खिलजी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऑप्शन डी जो है रावल रतन सिंह, ये रानी पद्मिनी द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया, जो चित्तौड़ का प्रथम जौहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप द्वारा बनाई गई अंतिम राजधानी कौन सी थी? चावंड, गोगुंदा, उम्बलगढ़, बारडोली। तो जो इनके द्वारा अंतिम राजधानी बनाई गई थी वो थी चावंड, जो 1584 से उसे राजधानी बनाया और इनकी मृत्यु तक 1597 तक ये राजधानी रही थी। गोगुंदा जो है यहाँ पर 1573 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है और कुंभलगढ़ जो है ये महाराणा प्रताप के जन्म से संबंधित है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था। बारडोली जो है यहाँ पर महाराणा की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा, परमार राजा धारावर्ष व मुंज, चित्रांगद मौर्य या फिर राव बरसिंह। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट है। यह जो चित्तौड़ दुर्ग है ये मेसा के पठार पर निर्मित है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ऑप्शन बी में जो धारावर्ष व मुंज है ये इन्होंने जालोर दुर्ग या जिसे सोनगिरी दुर्ग कहा जाता है उनका निर्माण करवाया था। राव बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था जो बूंदी में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है भंडदेवरा का मंदिर किस जिले में निर्मित है? उदयपुर, बारां, राजसमंद, पाली। तो जो भंडदेवरा का मंदिर है ये राजस्थान के बारां जिले में निर्मित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में सास बहू का मंदिर जो नागदा में निर्मित है और राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर निर्मित है और पाली में रणकपुर जैन मंदिर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी, बड़ा बाग की छतरी, राम गोपाल पोदार की छतरी या ईश्वरी सिंह की छतरी। तो शेखावाटी से जो संबंधित छतरी है वो है राम गोपाल पोदार की छतरी, ये सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। मूसी महारानी की जो छतरी है ये अलवर में निर्मित है और बड़ा बाग की जो छतरी है ये जैसलमेर जिले में है और ईश्वरी सिंह की छतरी जो है वो गेटौर जयपुर में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है पांचाल समाज जो है वो अपनी कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा करता है? त्रिपुरा सुंदरी, केला देवी, जीन माता या फिर करणी माता। तो यहाँ बात हो रही है पंचाल समाज की। तो पंचाल समाज जो है वो त्रिपुरा सुंदरी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है। केला देवी जो है ये यदुवंशी समाज की कुल देवी हैं जो करौली जिले में इनका मंदिर निर्मित है। जैन माता जो है ये हर्षनाथ पहाड़ी सीकर में इनका मंदिर निर्मित है और ये दुर्गा के अवतार के रूप में पूजी जाती हैं। करणी माता जो है ये देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर निर्मित है और इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये रामदेव जी के मेले पर यह नृत्य होता है और कामड़ जाति द्वारा ये किया जाता है। अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चक्री नृत्य, गौरी नृत्य। तो ये तेरह ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जो है ये जसनाती संप्रदाय का लोक नृत्य है और चक्री जो नृत्य है ये कंजर बालाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गौरी नृत्य जो है ये मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 की क्रांति से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है? यहाँ 1857 की क्रांति के 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पेशवा नाना साहब, अजीमुल्ला व रंगोजी बापू द्वारा क्रांति की योजना
बनाई गई थी। पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कलम व चपाती को क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। तो इसमें जो गलत कथन है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन नंबर 4। ये कलम नहीं बल्कि कमल का फूल और चपाती जो है ये क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपने संदेशों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेशों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया था। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने विदेशी दासता को अभिशाप माना था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। और ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सेवा के कार्य से प्रसन्न होकर अलवर के महाराजा जयसिंह ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो अलवर के महाराजा जयसिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, पंडित हरिनारायण शर्मा या फिर सूरमल दास। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा जो हैं इन्होंने हरिजनों के लिए अपने घर के द्वार जो थे वो खोले थे। हरविलास शारदा का संबंध बाल विवाह एक्ट 1929 से है। और चांदकरण शारदा जो है ये हरविलास शारदा की पत्नी थी। वो चांदकरण शारदा जो है इन्होंने व इनकी पत्नी सुखदा देवी ने मिलकर दलितोद्धार के कार्य किए थे। और सूरमल दास जो है इन्होंने लसोड़िया जनजाति के विकास से संबंधित कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। पहला है, उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। दूसरा है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लाहौर पहुंचा था। सी ऑप्शन है, शिवाजी व गणपति उत्सव के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने देश में जागृति पैदा की थी। भगत सिंह व उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन बी जो है वो गलत कथन है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लाहौर नहीं बल्कि बम्बई पहुंचा था। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये तो 15 तक क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से संबंधित थे। अब 16 से 25 नंबर क्वेश्चन तक जो हैं 10 क्वेश्चन ये आपके करंट जीके से संबंधित हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वेदांतगल व कुंथनकुल पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हाल ही में 6 जो अभ्यारण्य हैं इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये यहाँ पर ये थे और एक है गोवा। तो इन 5 राज्यों में 6 रामसर स्थल घोषित किए गए थे। तो ये जो 2 राम अभ्यारण्य हैं ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। तो 2 तो तमिलनाडु राज्य में और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में एक और गोवा में भी एक रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो 6 साइटें जो थी ये घोषित की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा निर्मित जो उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? आज़ादी सेट, भारत सेट, कम्युनिक सेट और मिलन सेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आज़ादी सेट उस उपग्रह का नाम था। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जिसे क्यूब सेट भी कहा
जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टीम इंडिया की ओर से ध्वजवाहक कौन चुने गए थे? मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम। तो इसमें जो ध्वजवाहक बने थे वो थे पीवी सिंधु, ये ध्वजवाहक चुने गए। और ये जो खेल हैं ये बर्मिंघम में हुए थे। और 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी कौन है? वो भी पीवी सिंधु है, इसलिए इनको ध्वजवाहक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है वो आपको बताना है। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू को 64.04% मत प्राप्त हुए हैं। प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 6,76,803 मत मिले हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। ये जो 6,76,803 जो मत हैं ये यशवंत सिन्हा को नहीं मिले थे, बल्कि ये द्रौपदी मुर्मू को ये मत प्राप्त हुए थे। यशवंत सिन्हा को मिले थे 3,80,100 मत। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना लागू की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर MSME मंत्रालय द्वारा। तो मिशन शक्ति योजना जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। और इसकी जो 2 संस्थाएं हैं उनके नाम है संबल व समर्थ। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को वर्ल्ड 1550 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? केरल, वाराणसी, मद्रास या फिर उत्तराखंड। तो 50 बड़े स्थानों में 2022 में किसे शामिल किया गया है? वो है केरल को। तो विश्व के जो 50 बड़े स्थान हैं उनमें केरल का नाम भी शामिल हुआ है। वाराणसी जो है ये संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है 2022-23 के लिए। और जो मद्रास है ये IIT को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड जो है ये EFIR शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कानागनहल्ली बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, सारनाथ, पश्चिमी बंगाल। तो ये जो बौद्ध स्थल है ये कर्नाटक से संबंधित है। गुजरात जो है ये अजितनाथ जैन मंदिर यहाँ पर खोजा गया है। और जो सारनाथ है यहाँ धम्मक्का दिवस शुरू किया गया है। पश्चिमी बंगाल जो है ये सिंगगिला नेशनल पार्क यहाँ निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी मेंटर और डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड, इन दोनों चैनलों पर आपको जीके से संबंधित एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आंसर से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपको यहाँ प्राप्त होंगे। और कक्षा 9 से 12 तक हिंदी के जितने भी अध्याय हैं उनसे संबंधित जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, CBSE द्वारा लॉन्च परीक्षा संगम पोर्टल का कौन सा भाग नहीं है? तो CBSE द्वारा लॉन्च परीक्षा संगम पोर्टल के 3 प्रमुख भाग थे, तो इनमें से कौन सा जो भाग है वो नहीं है? स्कूल जिसे गंगा के नाम से जाना गया है, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना के नाम से, प्रधान कार्यालय सरस्वती के नाम से, और छात्र जो है वो नर्मदा नाम से। तो इसका जो भाग नहीं है वो है ऑप्शन डी, छात्र जो है ये इसका भाग नहीं है। बाकी तीनों इस संगम पोर्टल के भाग हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिग्गज संगीत निर्देशक इलैयाराजा को किस राज्य से राज्यसभा सदस्य नामित किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो जो इलैयाराजा हैं इनको तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश से फिल्म पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद को नामित किया गया है। कर्नाटक से आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र सिंह हेगड़े को नामित किया गया है और केरल से एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट क्या है? तो हर्मिट अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था, तो ये क्या है? ये नारी को नमन योजना है, या स्पाईवेयर है, या फिर डाक कर्मयोगी पोर्टल है, या फिर मेडिसेप योजना है? तो हर्मिट जो है ये स्पाईवेयर है। ऑप्शन 20 का राइट है। स्पाईवेयर जो है ये इटली व कजाकिस्तान में आईफोन व एंड्रॉयड उपकरणों को लक्षित इसके द्वारा किया गया है। और जो नारी को नमन योजना है ये हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को किराए में 50% छूट दी गई है, कि जो महिलाएं हैं वो सरकारी बसों में यात्रा करेंगी तो उन्हें 50% छूट दी गई है। डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है ये कर्मचारी प्रशिक्षण से संबंधित है। और मेडिसेप योजना जो है ये केरल की स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब हम 26 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, अरिंगम चौधरी, पिकर ड्रेकर। तो जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका गुरु पिकर ड्रेकर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। F.W. टेलर जो है ये 19वीं सदी में प्रबंधन शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। हेनरी फ्योल जो हैं इनको प्रबंधन का जनक कहा जाता है। अरिंगम चौधरी जो हैं ये 20वीं सदी में भारतीय प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं। आगे है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? तो यहाँ भविष्य बताना है। निर्णय, संप्रेषण, अभिप्रेरणा या फिर नवाचार। तो जो प्रबंधन का भविष्य है वो निर्णयन को कहा जाता है। ऑप्शन एक इसका राइट है। संप्रेषण को प्रबंधन का शक्तिग्रह कहा जाता है, पावर हाउस। और अभिप्रेरणा जो है इनको प्रबंधन का हार्ट, हृदय कहा जाता है। और नवाचार जो है ये प्रगति का सूचक माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट कोर्ब जो सूत्र है इसमें डी का क्या अर्थ है? तो ये POSD। तो यहाँ इसमें जो डी है उसका अर्थ में पूछा है। डी का अर्थ क्या है? योजना, संगठन, कर्मचारीगण या फिर निर्देशन। तो इनमें से कौन सा है? तो डी का अर्थ होगा इसमें निर्देशन। ऑप्शन डी इसका राइट है। इसमें पी जो है ये प्लानिंग से संबंधित है, योजना से संबंधित है। ओ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन से संबंधित है। तो पी तो योजना से, ओ संगठन से। एस जो है स्टाफिंग, ये कर्मचारीगण से संबंधित है। और जो डी जो है ये डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन से संबंधित है। CO जो है ये कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। आर जो है ये रिपोर्टिंग से संबंधित है। बी जो है ये बजटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ स्कूल मैनेजमेंट जो है, एजुकेशन मैनेजमेंट जो है उनके उद्देश्य यहाँ दिए गए, उनमें से कौन सा नहीं है? कर्मचारियों में प्रेम व सद्भाव का विकास, छात्र एवं समाज केंद्रित शिक्षण योजना, शिक्षकों को व्यावसायिक वृद्धि हेतु अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। तो इसमें शैक्षिक प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन डी। इसमें शिक्षकों नहीं बल्कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का मानवीय संसाधन कौन सा
नहीं है। तो यहाँ मानवीय संसाधन जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्कॉलर रजिस्टर, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है अभिभावक, ऑप्शन डी है समुदाय। तो इसमें स्कॉलर रजिस्टर जो है ये विद्यालय प्रबंधन का भौतिक संसाधन है। बाकी तीनों बालक, अभिभावक, समुदाय ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। विद्यालय प्रबंधन का जो मस्तिष्क है वो प्रधानाध्यापक को माना जाता है। और नेपोलियन ने क्या कहा था कि वह राष्ट्र उतना ही उन्नति करता है जितना वहाँ का शिक्षक नैतिक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्त शासी संस्था कौन सी नहीं है? तो यहाँ स्वायत्त शासी संस्था नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, पंजीयक विभाग बीकानेर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो इसमें जो पंजीयक विभाग बीकानेर है ये स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। बाकी तीनों जो हैं ये स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। पंजीयक विभाग बीकानेर जो है ये परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर जो है ये दुर्गम स्थानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर जो है इसमें जो राशि लगाई जाती है वो विश्व बैंक, भारत और राज्य इन तीनों का योगदान इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की जो सीडा सरकार है तो स्वीडन सरकार के आर्थिक सहयोग से भारत में शिक्षा कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? अप्रैल 1986, जून 1992, 1987 या फिर जनवरी 1998। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वीडन सीडा सरकार के आर्थिक सहयोग से भारत में जून 1992 को शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था। राजस्थान के अजमेर जिले में लोक जुम्बिश नाम से जून 1992 में ही ये शुरू हुआ था। अप्रैल 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था। 1987 को भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी। और जनवरी 1998 को बीकानेर में प्रारंभिक व माध्यमिक निदेशालय जो हैं वो अलग अलग कार्यरत हैं। 1950 से 1997 तक तो ये दोनों निदेशालय एक ही जगह मिलकर कार्य करते थे। और जनवरी 1998 से ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASC की सरकारी संस्था कौन सी है? बीकानेर अजमेर, चूरू उदयपुर, बीकानेर चूरू, अजमेर उदयपुर। तो इसमें जो सरकारी संस्था है वो है बीकानेर अजमेर। चूरू उदयपुर जो है ये निजी संस्थाएं थीं जो वर्तमान में बंद हैं। बीकानेर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था की स्थापना 1940 में और अजमेर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था की स्थापना 1941 में हुई थी। इनका जो कार्य है IASC, इसका जो कार्य है वो माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा के लिए BEd व MEd सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण देना और शोध कार्य करना। फिर IASC की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। 34 नंबर क्वेश्चन है, जिले के शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों की खोज करके शिक्षा की व्यवस्था करना डाइट के कौन से विभाग या प्रभाग का ये कार्य माना जाता है? डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए है कार्यानुभव प्रभाग, ऑप्शन बी है योजना एवं प्रबंधन प्रभाग, ऑप्शन सी है सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रभाग, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण
सामग्री विकास प्रभाग। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन बी। जिले के शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों की खोज करके शिक्षा की व्यवस्था करना ये योजना व प्रबंधन प्रभाग के अंतर्गत आता है। कार्यानुभव प्रभाग जो है इसमें SUPW और स्काउट से संबंधित कार्य आते हैं, और अन्य जो प्रभाग हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रभाग और पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री विकास प्रभाग और प्रशासनिक, ये 8 प्रभाग प्रमुख हैं। अगला है प्रशासनिक प्रभाग, जिसका मुख्य प्रधानाचार्य होता है। सेवा पूर्व कालीन प्रशिक्षण प्रभाग, इसका जो अध्यक्ष होता है, मुख्य होता है, वो उप प्रधानाचार्य होता है। प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इनके जो हैं वो अध्यक्ष वरिष्ठ अध्यापक होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सेवाकालीन प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री विभाग प्रभाग, योजना एवं प्रबंधन प्रभाग और कार्यानुभव प्रभाग, इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं। और जो बाकी के 2 बड़े प्रभाग हैं प्रशासनिक और सेवा पूर्व प्रशिक्षण, इनके जो मुख्य होते हैं वो प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? 1961 को नई दिल्ली में, 1973 को जयपुर में, 1978 को उदयपुर में, 1961 को अजमेर में। तो ये जो स्थापना हुई थी राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी 1978 को उदयपुर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये मेहरोत्रा समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1961 को नई दिल्ली में NCERT की स्थापना की गई थी, और 1973 को जयपुर में राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई थी, और 1961 को अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड औपचारिक रूप से स्थापित हुआ था 1 अगस्त 1957 को। और जो मुदालियर आयोग की सिफारिश पर 4 दिसंबर 1957 को इसने विधिवत रूप से जयपुर में कार्य शुरू किया था। फिर 1961 को इसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया था। 36वां क्वेश्चन है 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE 1995 में कहाँ खोला गया? तो ये 5वां, इससे पहले 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान खोले जा चुके हैं। तो ये 5वां कहाँ खोला गया था? अजमेर, शिलोंग, भोपाल, मैसूर। तो ये खोला गया था शिलोंग में, जो 1995 से कार्यरत है। ये मेघालय, शिलोंग मेघालय से संबंधित है, और इसमें जो राज्य आते हैं वो 8 उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो अजमेर वाला क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, इसमें 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के उत्तर में स्थित राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो भोपाल है, भोपाल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इसमें 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और इसमें ये जो क्षेत्र आते हैं ये भारत के पश्चिम में स्थित राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। मैसूर जो है ये दक्षिणी भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये इसके अंतर्गत आते हैं। RIE की जो फुल फॉर्म है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन में कुल मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7, 20, 5, 2। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं। ऑप्शन बी जो है ये राइट है। इसमें 1 अध्यक्ष प्लस 2 विधानसभा सदस्य प्लस 17 जो है वो राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये 20 सदस्य हो जाते हैं। 7 जो है ये इसमें पदेन और 7 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। 5 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त
करता है। दो जो हैं ये सहव्रत या सहवर्ण सदस्य होते हैं। अगला है भारतीय स्काउट गाइड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात यहाँ हो रही है। लॉर्ड बेडन पावेल, हृदयनाथ कुंजरू, मंगलदास पाकवसा, श्रीमती सौम्या पावेल। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मंगलदास पाकवसा माने जाते हैं। इसका जो गठन है भारतीय स्काउट गाइड, इसका जो गठन है वो 7 नवंबर 1950 को हुआ था। लॉर्ड बेडन पावेल जो हैं इन्होंने 20 बालकों के साथ 1907 ईस्वी में स्काउट की शुरुआत की थी। तो स्काउट के जो जनक हैं वो लॉर्ड बेडन पावेल माने जाते हैं। हृदयनाथ कुंजरू जो हैं ये प्रथम आयुक्त थे और जो श्रीमती सौम्या पावेल हैं वो लॉर्ड बेडन पावेल की पत्नी थी और इन्होंने 1909 ईस्वी में बालिकाओं को लेकर गाइड की शुरुआत की थी। स्काउट गाइड दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना ये कब शुरू की गई थी? और ये जो पुरस्कार है ये हर वर्ष बसंत पंचमी को इन बालिकाओं को दिया जाता है। 2008-9 में, 2004-5 में, 30 मार्च 1995 में या 2007-8 में। तो ये जो योजना थी ये 2008-9 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 12वीं में 75% से अधिक जो बालिकाएं अंक लाती हैं उनको ये प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 2004-5 में आपकी बेटी योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत वर्तमान में जो बालिकाएं हैं वो प्रथम आती हैं। तो 8वीं तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9वीं से 12वीं की जो बालिकाएं हैं इनको 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये सहयोग राशि के रूप में इनको प्राप्त होती है। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। 2007-2008 में साइकिल वितरण योजना शुरू की गई थी। इसमें कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इसकी जो नोडल एजेंसी है ये, इसके द्वारा संचालित शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो इस संस्थान के द्वारा संचालित उपग्रह कौन सा है? एडुसेट, ज्ञान दर्शन प्रथम, ज्ञान दर्शन द्वितीय, ज्ञानवाणी। तो इस संस्था के द्वारा संचालित शैक्षिक उपग्रह जो है वो ज्ञान दर्शन द्वितीय है। ऑप्शन सी इसका राइट है। ज्ञान दर्शन द्वितीय की स्थापना 26 जनवरी 2003 को की गई थी। एडुसेट की स्थापना 20 सितंबर 2004 को की गई और एडुसेट जो है ये 2 तरफा संचार व्यवस्था मानी जाती है। ज्ञान दर्शन प्रथम की स्थापना 26 जनवरी 2000 को की गई थी और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो NCERT मानी जाती है। इसके अंतर्गत 2001 से 24 घंटे प्रसारण शिक्षा से संबंधित किया जाता है। ज्ञानवाणी जो है इसकी नोडल एजेंसी इग्नू नई दिल्ली है। ये 7 नवंबर 2001 को ज्ञानवाणी की स्थापना की गई थी। इस प्रकार ये स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपको हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आधुनिक, सुंदरता, आर्थिक, स्वच्छता। तो इसमें आधुनिक जो है ये अधुना, धन, इक, तो इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अधुना धन इक से आधुनिक बनता है। सुंदर धन ता से सुंदरता बनता है, तो इसमें ता प्रत्यय है और इसमें इक प्रत्यय है। आर्थिक में अर्थ धन इक, तो इसमें भी इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सुधन
अच्छ धन ता। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। इसमें सु जो है ये तो उपसर्ग है और ता जो है ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय धन अर्पण प्रत्यर्पण, शरद धन काल शरद काल, अभिधन इष्ट अभीष्ट, विधेय धन अक विधायक। तो इसमें गलत संधि विच्छेद किस विकल्प में आई है? तो वो आई ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है इसमें प्रत्यय की जगह प्रति होता तब ये सही होता। प्रति धन अर्पण प्रत्यर्पण, तो इसमें यण संधि होती। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ जो गलत शब्द है वो आपको बताना है। प्रोज्वल, अंतर्धान, महात्म्य, मिष्टान। तो इसमें जो गलत शब्द है वो है ऑप्शन नंबर स। ये महात्म्य नहीं बल्कि महात्म्य होता तब ये सही होता। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है कि जिनका सही मिलान है? कृतज्ञ का अर्थ उपकार न मानने वाला, कृतघ्न का अर्थ उपकार मानना, अवधि का अर्थ बोली, अवधि का अर्थ भाषा, कादम्बरी का अर्थ शराब, कादम्बिनी का अर्थ घटा, अंश का अर्थ भाग, आगे वाले अंश का अर्थ कंधा। तो इसमें जो शुद्ध शब्द युग्म है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है यही जो है ये शुद्ध है। कादम्बरी का अर्थ तो है शराब और कादम्बिनी का अर्थ है घटा, तो ये बिल्कुल सही है। कृतज्ञ का अर्थ तो है उपकार मानना, किए हुए का उपकार मानना। कृतघ्न का अर्थ है किए हुए का उपकार न मानना। अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि का अर्थ होता है बोली। अंश का अर्थ होता है कंधा और इस सेकेंड अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो ये बाकी के तीनों गलत दे रखे हैं, ये विपरीत होंगे और सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। आगे है, निम्नलिखित में से गलत शब्द कौन सा है? चार्जशीट का अर्थ आरोप पत्र, एक्यूज्ड का अर्थ प्राधिकृत, इन्फ्रिंगमेंट का अर्थ उल्लंघन, फोर्जरी का अर्थ जाल साजी। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक्यूज्ड का अर्थ क्या होता है? अभियुक्त होता है और जो अथोराइज्ड होता है उसका अर्थ होता है प्राधिकृत। अगला क्वेश्चन है, ये राजस्थान जिले से संबंधित हैं। उदयपुर शहर के चारों ओर फैला तसरेनुमा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बोराट का पठार, देशहरो, लसाड़िया का पठार या फिर गिरवा। तो ये गिरवा कहलाता है। जो उदयपुर शहर के चारों ओर तसरेनुमा क्षेत्र होता है वो गिरवा कहलाता है। बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित है। देशहरो जो है ये रागा व दीर्घा के बीच का हरा भरा क्षेत्र है। और जो लसाड़िया का पठार है ये जैसमंद झील के चारों ओर फैला उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, टोडगढ़, गुरु शिखर, खो। तो जो रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और वैसे अगर पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी माने तो वो है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। ऊंचाई जो है इसकी वो 1722 मीटर है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। टोडगढ़ जो है इसकी ऊंचाई 933 मीटर है और ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर जो है ये दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और जो खो है इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। तो यहाँ इन सभी जो चोटियाँ हैं इनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये राजस्थान है, इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ये, तो ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्वाना, मानसूनी, स्टेपी, मरुस्थलीय। तो ये स्वाना वनस्पति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। इसको
AW के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें ये AW के अंतर्गत आता है। इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है इसको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसको ये CWG के रूप में प्रयुक्त होता है। मानसूनी जो जलवायु प्रदेश है ये CWG के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जैसे ये ऐसे राजस्थान है तो इसमें जो AW है उसका तो ये हिस्सा है जहाँ सुहाना जलवायु पाई जाती है, ये AW से संबंधित है। और जो मरुस्थलीय है पश्चिम वाला, ये जो मरुस्थलीय भाग है अरावली पहाड़ी के पश्चिम का, इसको शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आता है और इसको BWHW के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है ये इस प्रकार यहाँ CWG जो आता है वो यहाँ आता है। इसके अंतर्गत जो मध्यवर्ती जो पूर्वी और मध्य राजस्थान के जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, अरावली के पूर्व की साइड वाले जिले। और जो अर्धशुष्क क्षेत्र है ये अरावली के बिल्कुल पास में, अरावली के पूर्व में स्थित है, जिसको BSHW के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये अरावली के बिल्कुल पास में यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको स्टेपी या BSHW के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है और जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो माउंट आबू है और जो सबसे ठंडा स्थान माना जाता है वो भी माउंट आबू को ही माना जाता है। राजस्थान का जो सबसे शुष्क जिला है वो जैसलमेर है और सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो वो जैसलमेर जिले का सम जो स्थान है ये सबसे शुष्क है। और सबसे गर्म स्थान की बात करें तो वो फलोदी जोधपुर का जो स्थान है वो सबसे गर्म है। सर्वाधिक दैनिक जो तापांतर है ये जैसलमेर जिले में पाया जाता है और न्यूनतम दैनिक तापांतर जो है ये झालावाड़ जिले में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रामपुरा अगुचा ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सीसा जस्ता, टंगस्टन। तो ये सीसा जस्ता से संबंधित ये खान है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ये रामपुरा अगुचा जो है ये भीलवाड़ा जिले में आता है। लौह अयस्क की जो खान है वो मोरिजा बानोला है और ये जयपुर जिले में पाई जाती है। रॉक फॉस्फेट जो है ये इससे संबंधित जो स्थान है वो झामरकोटड़ा है जो उदयपुर में है। टंगस्टन जो है ये डेगाना भाकरे में पाया जाता है जो नागौर जिले में आता है। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में पूछा है, उसका गठन किस तिथि को हुआ था? 24 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 29 अगस्त 1947 को, 25 जनवरी 1950 को। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 अगस्त 1946 को भारत की जो अंतरिम सरकार है उसका गठन किया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ है, यह कौन सी अनुसूची में वर्णित है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो ये पहली अनुसूची में ये बात कही गई है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची जो है ये मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों की शपथ से संबंधित वर्णन है। चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 148। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये अनुच्छेद 99 के अंतर्गत ये वर्णित है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये लोकसभा का सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 148 जो है ये निर्वाचक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था? के राधाकृष्णन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, के आर नारायण। तो ये हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद के समय। यह हुआ था 1975 में और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। के राधाकृष्णन जो हैं ये 1961 में इनके समय जो है ये 352 का प्रयोग हुआ था। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, मगर ये आंतरिक अशांति से संबंधित नहीं था। ये भारत और जो पाकिस्तान है उसके युद्ध के समय ये हुआ था। वी गिरी जो है इनके समय जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1971 में लगा था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और के आर नारायणन जो थे उनके समय 2002 में पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राजस्थान के पहले व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, के राधाकृष्णन, SV कृष्णमूर्ति, जगदीप धनखड़। तो वो थे भैरों सिंह शेखावत जो पहले राजस्थान से संबंधित राज्यसभा के सभापति थे। के राधाकृष्णन जो हैं ये राज्यसभा के प्रथम भारतीय सभापति थे, ना कि राजस्थान के। और SV राधाकृष्णन जो कृष्णमूर्ति हैं, SV कृष्णमूर्ति जो है ये पहली जो राज्यसभा बनी थी उसके उपसभापति थे। और जगदीप धनखड़ जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के 14वें सभापति के रूप में शपथ ले चुके हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में हुई थी, मगर बाद में ये जोधपुर स्थानांतरित हो गया था। 1949 को, 1958 को, 1977 को, 1993 को। तो ये 1958 को जोधपुर स्थानांतरित हो गया था। और ये किस समिति की सिफारिश पर यह हुआ था? यह समिति थी सत्यनारायण राव समिति। 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। और 1977 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई है। 1993 जो है ये कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित है। इस कॉलेजियम व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य न्यायाधीश भाग लेते हैं। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के घनत्व के खालिस्तान होता है। तो उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु, यहाँ आएगी वस्तु के घनत्व के होता है, अधिक होता है या फिर समानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है या कम होता है। तो ये जो है उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के घनत्व के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। वस्तु का आयतन भी जो है वो भी समानुपाती
होता है। और जो खारे पानी का घनत्व है वो वस्तु के घनत्व से अधिक होता है। और जो व्युत्क्रमानुपाती है ये वस्तु के भार के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है। कौन? उत्प्लावन बल। 57 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो में ऊर्जा रूपांतरित होती है। जो डायनमो है ये किस में ऊर्जा रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल रूपांतरित करता है। जो प्राथमिक सेल है वो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा बनाता है। जो पर्णहरित है ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो विद्युत बल्ब है ये विद्युत से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। तो आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। और जो राइबोसोम है इसको कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। और जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2, 23, 44, 46। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो 2 पाए जाते हैं। अक्ष जो मादा में पाया जाता है और अक्ष वाई जो पुरुष में पाया जाता है। तो ये 2 लिंग गुणसूत्र माने जाते हैं। 23 जो होते हैं ये इन गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। और कुल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। और जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो तो एक समान होते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर वर्ग समूह जो है वो सर्वग्राही कहलाता है? मतलब वो सभी से खून ले सकता है। कि किसी इंसान में अगर खून की कमी आ जाए तो किस ग्रुप का व्यक्ति जो है वो सभी से खून ले सकता है? ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, ए बी ग्रुप का, या फिर ओ ग्रुप का? तो ए बी ग्रुप जो है ये सभी से खून ले सकता है। ए जो है ये स्वयं ए को खून दे सकता है और ए बी को खून दे सकता है। बी जो है ये स्वयं बी को भी खून दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ओ जो है वो स्वयं को भी और ए बी को भी खून दे सकता है। और सर्वदाता जो कहा जाता है, ए बी सभी से ग्रहण करता है और ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को खून दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू खालिस्तान हार्ड यू विल खालिस्तान। तो इसमें क्या आएगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इफ से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 उसमें एस या एस, मगर यहाँ यू जो है तो यहाँ एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ यू के साथ वर्क का प्रयोग होगा। अगर यहाँ यू नहीं होता तब यहाँ वर्क्स हो जाता, एस लग जाता, मगर यू के कारण यहाँ वर्क का प्रयोग होगा। यू विल सक्सीड मतलब आगे भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें इफ के बाद में अगर सब्जेक्ट और V1 है तो आगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ एक्टिव वॉइस दिया गया है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। whom डू यू लाइक मोस्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? whom का कर देंगे who इज लाइक मोस्ट बाई यू। तो who इज लाइक मोस्ट बाई यू। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले हम लाते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3। तो लाइक जो वर्ब है ये तीनों फॉर्मों में एक जैसी होती है। फिर बाई
प्लस सब्जेक्ट, तो बाई यू। 63 नंबर क्वेश्चन है चूज द डिटर्मिनर्स। तो यहाँ डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है। देयर इज वाटर इन द पाउंड एट इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर लास्ट 2 days। लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। तो फ्यू, ए फ्यू जो है इन दोनों का प्रयोग तो ओनली के साथ किया जाता है। लिटिल का प्रयोग मात्रा के साथ होता है और ए लिटिल का प्रयोग संख्या के साथ होता है। तो यहाँ संख्या नहीं है बल्कि मात्रा है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो वाटर के साथ प्रयुक्त होगा। देयर इज लिटिल वाटर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी? आई विल सी यू खालिस्तान टुमारो। तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी वो बताना है। फॉर, इन, ऑन या फिर जीरो प्रीपोजिशन। तो आई विल सी यू टुमारो ये सेंटेंस जो है ये इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन यहाँ नहीं आएगी। तो जीरो जो है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। फॉर जो है प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग जो है वो कीमत, जो प्राइस है उसे पूछने व बताने के लिए किया जाता है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग प्लेस, टाइम या मेंटल एटीट्यूड बताने के लिए किया जाता है। जैसे इन जयपुर, इन दिल्ली। और किसी वस्तु के ऊपर छूने की अगर स्थिति हो, वो वस्तु किसी प्रकार से टच हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुक ऑन द टेबल, तो वहाँ जो पुस्तक है वो टेबल के टच है तो वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई इंटेलिजेंट। तो यहाँ इज का प्रयोग होगा या एम का प्रयोग होगा या फिर आर का या हैव का। तो यहाँ एम का प्रयोग होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगती है। तो यहाँ जो वर्ब है वो यू के अनुसार नहीं लगेगी बल्कि आई के अनुसार लगेगी। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट ओनली यू बट आल्सो आई एम इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार इधर और, नीदर नोर, इनके साथ भी जो वर्ब आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों, अंग्रेजी वर्णमाला के दो अर्धांश होते हैं, एक तो होता है ए से लेकर एम तक, इसमें 13 वर्ण होते हैं, और एक होता है एन से जेड तक, इसमें भी 13 वर्ण होते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना। तो यहाँ दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए। यहाँ तो ये सीधे हैं, इनको उल्टा लिख दिया जाए। एम ए की जगह आ जाएगा और ए जो है वो एम की जगह आ जाएगा। जेड जो है ये एन की जगह आ जाएगा, एन जो है ये जेड की जगह चला जाएगा। तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो 9वां अक्षर डी होगा या फिर जे होगा या क्यू होगा या फिर डब्लू होगा। तो इसको हम हल करते हैं तो कैसे करेंगे? 19 माइनस 9, तो 19 में से 9 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे। तो हम उल्टे क्रम में, तो ये 13 हैं, तो उल्टे क्रम में यहाँ से ए बी सी डी ऐसे ये 13 करेंगे। तो इसमें जो 10 है वो इसमें से घटाएंगे। 13 हैं, इनमें से एक वही वर्ण आ जाएगा, वही अल्फ़ाबेट आ जाएगी, तो ये 14 हो जाएंगे। 14 नहीं, ये 10वां जो क्रम है, 10वां जो वर्ण है वो कौन सा होगा? तो इधर से चलेंगे, एम से पहले एल, इस प्रकार यहाँ से इधर से चलेंगे तो ए बी सी डी। जो डी है वो एम से चलेंगे डी तक, तो डी जो है वो 10वां वर्ण आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम सीधे ले लेते हैं। जैसे मान लो जो
13 हैं, इनमें से क्या करते हैं एक अल्फ़ाबेट और जोड़ते हैं तो ये 14 हो जाएंगे। और ये जो बाएं से 9वां अक्षर है तो 9 में भी एक जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 14 घटाएंगे 4, तो सीधे वर्णमाला में चौथा अक्षर ए बी सी, 3 अक्षर, ये चौथा जो है वो डी होगा। तो इस आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 19 माइनस 9 10वां वर्ण जो होगा वो डी होगा, या फिर 14 माइनस 10 चौथा वर्ण होगा वो भी डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 40 छात्र हैं जिनमें से राम का स्थान आगे से 30वां है और श्याम का स्थान पीछे से 20वां है। तो इसमें क्या करते हैं, तो उन दोनों के मध्य कितने छात्र होंगे, तो उन दोनों के मध्य छात्र बताने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, राम का आगे से स्थान प्लस श्याम का पीछे से स्थान, कितने हो गए 20 30 50। 50 में से माइनस कुल छात्र कितने हैं 40, 40 प्लस 2, क्योंकि राम और श्याम का स्थान इसमें आ गया तो ये 40 प्लस 2 कितने हो गए 42। 50 में से 42 गए तो जितने छात्र बचते हैं वो उनके मध्य छात्र आ जाएंगे। तो इसमें उन दोनों के मध्य कितने छात्र आते हैं, 8 छात्र आते हैं। अगला है, जो वर्त है, ये जो वर्त है ये तो बुद्धिमान का प्रतीक है, ये तो बुद्धिमान है। वर्ग जो है ये खिलाड़ी का प्रतीक है, और जो त्रिभुज है ये शिक्षक का प्रतीक है। तो ये शिक्षक का प्रतीक है। इसमें से कौन से व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये जो 3 है ये यहाँ तक आ गया, तो इस प्रकार ये बना हुआ है। तो इसमें जो बुद्धिमान शिक्षक, तो बुद्धिमान ये है, शिक्षक ये है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में ही आए, तो ऐसी वो संख्या है वो 3 है। जो 4 है ये क्या है, ये तीनों में आ रही है, तो 4 में क्या होंगे, बुद्धिमान शिक्षक खिलाड़ी जो है वो 4 में आ जाएंगे, क्योंकि ये 4 जो संख्या है ये तीनों में है। 6 जो संख्या है ये शिक्षक और खिलाड़ी में आएगी, तो शिक्षक खिलाड़ी जो है उससे संबंधित जो संख्या है वो 6 है। और जो 5 है, 5 जो है ये बुद्धिमान खिलाड़ी और बुद्धिमान खिलाड़ी के अंतर्गत जो संख्या आती है वो 5 आती है। 2 जो है वो अकेली बुद्धिमान के अंतर्गत आती है, 1 जो है वो अकेले शिक्षक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राधा के पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री राधा के रिश्ते में क्या लगती है, पुत्री, भाभी, बहन, माँ, तो वो आपको बताना है। तो मान लो ये राधा है, राधा के पिता, ये राधा के पिता है, और राधा के पिता की बहन, राधा के पिता की जो बहन है वो राधा की क्या लगी, राधा की बुआ लगी। इस बुआ के इकलौते भाई मतलब राधा के पिता, वो इकलौते भाई हैं मतलब एक ही है। इनकी पत्नी मतलब राधा की मम्मी, इनकी पत्नी की पुत्री, इनकी जो पुत्री है, राधा के अलावा एक और पुत्री है, तो उसका राधा से रिश्ता पूछा है तो वो उसकी बहन लगी। तो वो कौन लगी, ऑप्शन सी इसका राइट है, ऑप्शन ए इसका राइट नहीं है। पिता की बहन बुआ लगती है, और बुआ का इकलौता भाई जो है वो राधा का पिता था, और पिता की जो पुत्री है वो राधा की बहन लगती है। तो इसमें जो ए है ये नहीं आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। सोना का जन्म 23 दिसंबर 2001 को हुआ, तो 15 अगस्त 2022 को उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष 8 माह 23 दिन, 20 वर्ष 7 माह 23 दिन, 21 वर्ष 4 माह 8 दिन, 20 वर्ष 4 माह 8 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 20 वर्ष 7 माह 23 दिन। तो इस प्रकार हम ये आयु किस प्रकार निकालते हैं, तो इसमें जो 2022 है, 2022 जो है वो साल है, 15 जो तारीख है, और अगस्त 8वां महीना है। तो ये तो हम ऊपर लिखते हैं। इसके नीचे जो तारीख है 23 दिसंबर, 12वां महीना और साल है 2001। तो इसमें क्या करते हैं हम,
ये संख्या जो है ऊपर वाली ये बड़ी आ गई, तो इसमें से 12 महीने इसको दे देंगे, तो 12 और 8 ये 20 महीने हो जाते हैं। 20 महीनों में फिर हम ये 15 कम है और 23 अधिक है, तो इसमें हम 30 दिन हम इसको दे देते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसको हम अगर दे देंगे 30 दिन, तो ये कितने हो जाएंगे, 31 दिन इनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त जो है वो 31 का होता है, तो हम इसको 31 मान लेते हैं, फिर इसको घटाते हैं, तो ये आंसर हमें प्राप्त होता है। 20 में से 12 जाएंगे, 8 बचते हैं, मगर इनमें से हमने 1 महीना इसको दे दिया, तो ये 19 महीने हो गए। 19 में से 12 गए, 7 बचे, तो 7 महीने हो गए। और ये दिन जो है ये 23 होंगे, ये इसमें से यहाँ जाएंगे 46, 15 की जगह 46 आ जाएंगे, इसमें क्या होंगे, 31 जुड़ जाएंगे, तो 31 जुड़ जाएंगे, ये 46 हो जाएंगे, फिर इनमें से घटाएंगे, 23 दिन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा नहीं है। पहला है, चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो माध्य पर पड़ता है। माध्य से प्राप्त विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग हमेशा अधिकतम रहता है। या फिर बहुलक मतलब मोड बराबर 3 माध्य का मतलब 3 मीडियन माइनस 2 माध्य मतलब 2 मीन, ये बहुलक का सूत्र है। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग हमेशा अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम रहता है। बाकी 3 ऑप्शन राइट है। माध्य से प्राप्त विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव माध्य पर पड़ता है। माध्यिका से प्राप्त माध्य विचलन जो है वो हमेशा न्यूनतम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा एक पुस्तक तैयार करने में कुल 18,000 रुपये लगते हैं, तो वो मार्केटिंग पर कितना व्यय उसका होगा। तो यहाँ जो कंपनी 36%, तो ये यहाँ 36%, 90%, 54%, 45%, 72% यहाँ दिया गया है। तो यहाँ मार्केटिंग जो है इसका परसेंट नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ेंगे, 36, 90, 54, 45, 72 इन सभी को जोड़ेंगे। फिर ये वर्थ जो है इसका कुल जो डिग्री होगी वो 360 होगी, तो 360 में से इन चारों को जोड़ेंगे, 36, 90, 45, 54 और 72 इन पाँचों को जोड़ेंगे, तो घटाएंगे तो हमें 63 प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो मार्केटिंग पर व्यय हो जाएगा। और ये व्यय कितना होगा, ये 3150 रुपये के रूप में ये व्यय हो जाएगा। 18,000 का ये 63 डिग्री वाला निकालते हैं, तो 63 बटा 360 गुणा 18,000, फिर इनको काटेंगे तो 3150 रुपये ये बच जाते हैं। 27% जो है ये बाइंडिंग व प्रिंटिंग का कुल व्यय है। तो बाइंडिंग का 72% और प्रिंटिंग का 45%, इन दोनों का जो अंतर है वो 27% है। और टाइपिंग व कमीशन, टाइपिंग 54% और कमीशन 36%, ये दोनों जुड़ जाएंगे, टाइपिंग और कमीशन और बाइंडिंग व प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग व प्रिंटिंग से टाइपिंग व कमीशन घटा देंगे, तब 27 का इनमें अंतर आ जाएगा, और इनके जो रुपए हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1350 रुपये। और जो 54% है ये क्या है, ये अधिकतम व न्यूनतम मूल्य का अंतर है। अधिकतम 90% और न्यूनतम जो है वो सबसे कम वाला किसका है, वो मार्केटिंग का है। 27 मार्केटिंग का है, 63%, तो सबसे कम है इस कमीशन का, तो 90 में से 36 गए, 54%, 54 डिग्री बचता है। तो ये इनका सबसे बड़ा अधिकतम व न्यूनतम व्यय का अंतर ये हो जाएगा 90 माइनस 36। फिर है 70 डिग्री जो है ये मार्केटिंग का व्यय, मार्केटिंग मतलब ये जो 63 डिग्री आया था का व्यय, और कागज़ के व्यय का प्रतिशत, कागज़ का व्यय 90 डिग्री है, इन दोनों का जो व्यय है वो 70% है, मतलब 100 माइनस 63 बटा 90।
63 मार्केटिंग और 90 कागज। फिर इन दोनों को काट कर ये करते हैं तो ये 70 आता है। तो ये मार्केटिंग का व्यय कागज के व्यय का प्रतिशत हो जाएगा 70%। 73 नंबर क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। तो इसमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब स्क्वायर, ऐसे 10 स्क्वायर तो यहाँ तक चलता है और फिर इन सभी को जोड़ते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, वो है, देखते हैं वो कौन सा है, n, फिर n+1 और 2n+1। इसमें n क्या है, n है अंतिम संख्या, अंतिम कौन सी है, 10 है। n+1, n तो है 10 + 1 मतलब 11। फिर 2n मतलब n था 10 और 10 में 2 का गुणा किया 20 + 1 21। फिर इसमें से इन सभी में 6 का भाग देंगे तो हमें 385 प्राप्त होगा। तो ये योगफल कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 1 से 20, 1 से 50, 1 से 100, 1 से 200 ऐसे कोई भी संख्या के जो वर्ग हैं उनका योगफल आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। मतलब n+1 2n+1 बटा 6, इसके आधार पर ये निकाल सकते हैं। और जो 625 है ये है 1 से 50 तक की जो विषम संख्या है। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 11, जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। तो 1 से 50 तक की जो विषम संख्या हैं उनका योग 625 है। इसको कैसे निकालते हैं, 50/2 बराबर 25 अक्ष स्क्वायर। तो यहाँ 25 अक्ष स्क्वायर उसको मान लेते हैं। 50 में 2 का भाग दिया तो 25 आए, फिर अक्ष स्क्वायर इसको मान लिया। फिर 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 हमें प्राप्त होते हैं। तो ये विषम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। फिर 650 क्या है, ये 1 से 50 तक की जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जिनमें स्वयं का और 2 का भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या सम संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 50/2 बराबर 25। यहाँ भी यही था 50/2 बराबर 25, मगर यहाँ विषम संख्याएं थी तो अक्ष स्क्वायर हो गया, यहाँ अकेला अक्ष हो गया। तो अक्ष +1 तो अक्ष कितनी है, 25 है, और 25 और 1 26, ये 25 हो गई, 25 और यहाँ 25 + 1 26। फिर 26 को 25 से गुणा किया तो ये 650 हमें प्राप्त होता है। फिर 1771 क्या है, ये 1 से लेकर 21 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग है। वर्ग मतलब स्क्वायर। 1 से लेकर 21 तक के जो स्क्वायर हैं विषम संख्याओं के, उनके वर्गों का योग 1771 है। इसके लिए सूत्र है n+1 n+2। तो यहाँ तो ये जो था ये वर्गों का योगफल था प्राकृत संख्याओं का, और यहाँ विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं में ये सूत्र होता है n+1, ये तो इतना ही होता है। मगर सम संख्याओं प्राकृत संख्याओं में 2n+1 होता है, और इसमें विषम संख्याओं के वर्गों में n+2 होता है बटा 6, और वैसा का वैसा ये होता है। n का अर्थ यहाँ अंतिम संख्या लिया गया है। 4था नंबर क्वेश्चन है, पिता पुत्री की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 7:3, जबकि 5 वर्ष पहले यह है अनुपात 13:5 था। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो मान लो उन दोनों की आयु 100 वर्ष है, तो यहाँ 70 पिता की हो गई और 30 पुत्री की हो गई। तो ये तो इनकी वर्तमान आयु हो गई। फिर 5 वर्ष पहले मतलब इनमें से 5 घटाएं, इसका तो हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा 25। फिर इनको काटें, 5 से काटें तो ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 13:5 आ गया। फिर 12 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ये वर्तमान आयु है, इसमें 12 वर्ष जोड़ें तो 70 में 12 जोड़ें 82, तो ये तो पिता की 12 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। और 30 में 12 जोड़े ये 42 हो जाएगा, तो ये पुत्री की 12 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। तो यहाँ पिता की आयु पूछी है तो वो हो जाएगी 82 वर्ष। 70 वर्ष पिता की वर्तमान आयु और 42 वर्ष जो है ये पुत्री की 12 वर्ष के बाद आयु हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन है, 12 सेमी व्यास के गोले को
पिघला करके उसे त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में ढाला गया है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेमी, 12 सेमी, 9 सेमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 सेमी वो हो जाएगी। इसको कैसे निकालते हैं कि बेलन का आयतन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का जो आयतन है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पाई आर क्यूब है। तो इनमें से पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ एक आर बच गया। फिर बराबर ये हो जाएगा 4/3। ऊंचाई कितनी है? 12 सेमी व्यास है, तो व्यास की त्रिज्या बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 4/3 गुणा 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 8 सेमी जो है वो इसकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट पहला मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुति कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।